नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस की हार, ईवीएम जिम्मेदार। कांग्रेस एक बार फिर अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने जा रही है। दिग्विजय समेत कई कांग्रेस नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जिस पर अब सियासत भी तेज है। बीजेपी पूछ रही है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो जयवर्धन सिंह कैसे जीत गए। छिंदवाड़ा की 7 सीटें कांग्रेस के कब्जे में कैसे आ गईं। हालांकि सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस आखिर कब तक ईवीएम का रोना रोएगी। क्या ईवीएम पर दोष मढ़कर कांग्रेस के दिग्गज खुद को हार की जिम्मेदारी लेने से बचा रहे हैं, और क्या ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस ने बीजेपी को उसे घेरने का मौका दे दिया है। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कहीं ना कहीं ईवीएम मशीनों के द्वारा गड़बड़ियां करके मोदी ने मध्य प्रदेश और अमित शाह ने सरकार बनाई है। कांग्रेस का ईवीएम राग शुरू हो गया है। वो अब अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है। दरअसल कांग्रेस को ये लग रहा है कि माहौल तो उनके पक्ष में था, लेकिन बीजेपी को प्रचंड बहुमत कैसे मिल गई। दिग्विजय सिंह ने पूरी 230 सीटों का विश्लेषण पोस्ट करते हुए ईवीएम को हैक करने की तरफ इशारा भी कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह कैसे जीत गए। तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत कैसे मिल गई। खैर, दिग्विजय और गोविंद सिंह ही नहीं, बल्कि कमलनाथ के बयान से भी लग रहा है कि उन्हें भी ईवीएम पर शक है। वो भी हार का दोषी ईवीएम को ही मान रहे हैं। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, और घर से मैंने देखा। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इधर जैसे ही कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया। बीजेपी ने एक के बाद एक हमले कांग्रेस पर शुरू कर दिए। जाहिर है कि बीजेपी ये पहले ही कह चुकी थी कि कांग्रेस हार का जिम्मेदार ईवीएम को ही ठहराएगी, और अब कुछ ऐसा ही कांग्रेस के नेता कर भी रहे हैं। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, जो कांग्रेस के नेता जीते उन पर उसकी क्या राय है। जैसे कि अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे कांग्रेस पहला आरोप ईवीएम पर लगाएगी। जयवर्धन सिंह जीते हैं तो क्या वहां ईवीएम की गड़बड़ी से जीते हैं जयवर्धन सिंह? उसको ही बता दो। आप तेलंगाना राज्य जीते हैं, क्या वो ईवीएम की गड़बड़ी से जीते हो? यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो आप तेलंगाना कैसे जीतते? आपको बाकी राज्यों में इतनी सीटें कैसे मिलती? तो पहले सच्चाई स्वीकारें। आप ईवीएम को दोष देना, मतदाता सूची को दोष देना, प्रशासन को दोष देना बंद करिए। सच्चाई स्वीकारिए कि जनता आपको नकार चुकी। कांग्रेस में हार को लेकर मंथन चिंतन हो रहा है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी ईवीएम को लेकर हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस इस शर्मनाक हार के लिए किसी नेता को जिम्मेदार न ठहराते हुए ईवीएम को बलि का बकरा बना रही है। क्योंकि दिग्विजय और कमलनाथ ने मनमाने टिकट बांटे थे, जिसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई। अब ईवीएम के सहारे आला कमान को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हार के पीछे ईवीएम है। तो क्या कांग्रेस के दिग्गज ईवीएम पर दोष मढ़कर आला कमान को भटकाने में जुटे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अंकित पाठक, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। जैसे कि बीजेपी के नेता पहले से संभावना जता रहे थे कि हार गए तो किस पर ठीकरा फोड़ेंगे, ना कि कमलनाथ जिम्मेदारी लेंगे, ना दिग्विजय सिंह लेंगे। ईवीएम एक है जो बोलती तो है नहीं, लेकिन ठीकरा उसी पे फोड़ दिए जाते हैं। आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? और यदि 2018 में आपके ऐसे परिणाम आए थे तब ईवीएम नहीं थी, जयवर्धन जीते तब ईवीएम नहीं है, और तेलंगाना में क्या ईवीएम नहीं है? वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई, सिर्फ यहाँ हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। ऐसा क्यों लगता है आपको और आपके नेताओं को? जी, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। साथ ही सरकार बनने की बधाई देता हूँ बीजेपी के साथी और प्रवक्ता।
देखिए, जो विषय पे आप बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे पूरे मध्य प्रदेश का माहौल, ना केवल मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का माहौल हमने देखा था, जनता का भी हमने देखा था, और ना केवल हमने देखा था, जितने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथी थे, उनने भी ये चीज महसूस की थी कि इस बार ना केवल राजस्थान छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी एक माहौल कांग्रेस है। तो सर्वे, जो रुझान आज से 8 दिन पहले, रिजल्ट आने के 8 दिन पहले 160 सीट, 150 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, वही सर्वे और रुझान 3 तारीख के पहले 1 तारीख और 30 तारीख को अचानक से बदल जाते हैं। सारा मीडिया और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये रुझान आते हैं कि बीजेपी 160 प्लस सीटों से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जब रुझान का कितनी बात आता है तो बदलते वही है, पिछले 1 महीने नहीं हो पाया। जो एक कांग्रेस की लहर थी, वो लहर 3 दिन पहले जो मीडिया के अंदर चलाई गई, जो रुझान बताया भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और 160 प्लस सीटों से बन रही है, और निश्चित तौर पे 160 प्लस सीटों कहाँ हुआ? 2 सर्वे ने दिखाया था तो इतना बवाल मचा, बाकी के तो कांटे की टक्कर दिखा रहे थे ना। के बाद एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है यहाँ पर, जो जयवर्धन सिंह 4,500 वोट से चुनाव जीते हैं, वो पिछले 2 बार से चुनाव लगभग 20,000, 25,000, 30,000 वोटों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जो जीतू चुनाव। लेकिन अंकित जी, आपके नेता भी कह रहे थे कि हम 150 पार जाएंगे। पिछली बार तो बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 200 पार। क्या 200 पार पहुंचे थे क्या? तो सर्वे कई बार आप जो करते हैं वो सटीक नहीं बैठते, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे हम विधानसभा चुनाव में भी देखा, चाहे पश्चिम बंगाल में देखा हो, चाहे कर्नाटक में देखा हो, बिहार में देखा हो। लेकिन हो सकता है आप माहौल नहीं पहचान पाए हो, परख नहीं पाए हो। माहौल पूरे मध्य प्रदेश में बहुत कांग्रेस में था। जनता बीजेपी से त्रस्त थी। 18 साल का कुशासन जनता ने देखा था, किस तरह से युवा बेरोजगार था, किसान मर रहा था, फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे थे, मध्य प्रदेश महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 हो चुका था। इसी परिस्थिति के बाद में जब मध्य प्रदेश में आपने कांग्रेस की लहर पिछले 5 साल में देखी थी, बजाय जो फेवर में बीजेपी के गया, वो मतलब आप आंकड़ों पे थे, आंकड़े से तो आज राजस्थान के आए हैं कि रेप में, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। देखिए माहौल क्या है, आप नहीं ताड़ पाए ना। वर्ल्ड कप में तो माहौल ये था कि इंडिया ही लेके आएगी वर्ल्ड कप, लेकिन जो अच्छा खेला लास्ट में जीत के ले गया। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं कि हम अच्छे से नहीं जनता के बीच में पहुंच पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, लेकिन ईवीएम आ गई। जी, क्रिकेट के मैदान में 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में पूरे 230 प्लेयरों के साथ जनता खेलती है, और जनता का निर्णय बहुत सामान्य तौर पर था कि सत्ता में, सरकार में कांग्रेस आ रही है। परंतु मेरा एक सवाल आपसे और है, मैं केवल ईवीएम को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं तो बीजेपी के उन नेताओं को भी बताना चाहता हूं, बहुत तरीके से सुनियोजित ढंग से कमल पटेल जी को भी हराने का काम किया गया। नरोत्तम मिश्रा चूंकि मुख्यमंत्री की रेस में थे, मेरा आरोप है नरोत्तम मतलब दिग्विजय सिंह की सेटिंग है कि उनके बेटे को जितवा दिया। कमलनाथ जी से भी सेटिंग है, मतलब बीजेपी की कि छिंदवाड़ा में 7 सीटें जितवा दी। ये नहीं कह रहा आप कि आपके यहाँ तो दोनों ओपनर बल्लेबाज, दिग्विजय सिंह की गलती है या कमलनाथ की गलती है, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव की गलती है, भूपेश बघेल की गलती है, सचिन पायलट की गलती है, गहलोत की गलती। अपनी गलती छिपाने के लिए दूसरे पे ठीकरा फोड़ दो, और जो जवाब ही ना दे पाए ईवीएम। जब चैलेंज किया था तब तो कुछ किया नहीं आपने। आप शायद वो चीज भूल गए कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ईवीएम को हैक करके दिखाया था, ये मीडिया के साथियों के सामने। तो ईवीएम जस्ट लाइक अ मशीन, एंड मशीन इज हैक्ड, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, मोबाइल से भी हैक कर सकते हैं, सिस्टम से भी हैक कर सकते हैं। मसला ये है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज हजारों, अंकित जी, जब वही चुनाव आयोग चैलेंज करता है तब आप जाते नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं जाती, वहां हैक नहीं कर पाती है। तो क्या पंजाब में भी हैक करके उन्होंने जीत लिया, दिल्ली भी जीत रहे हैं, जब वो करना जानते हैं तो। और मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं ले पा रहे हैं। 2024 की शुरुआत है, और 24 की शुरुआत करनी थी, उसका भूमि प्रदेश राजस्थान। चलिए लौटूंगा दूसरी बात। सचिन जी, कोई जनता ने आपको वोट नहीं दिया, माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में था, सिर्फ आपने आईटी की दम पर ईवीएम हैक करके जनादेश चुरा लिया है। पहले आपने खुलेआम चुराया मध्य प्रदेश में 2018 में, किस तरह से, अब मशीन के जरिए चुरा लिया। देखिए, कांग्रेस के मेरे मित्र जो हैं वो तो क्या है कि जनता की नब्ज जो है पिछले 20 साल से नहीं समझ पा रहे हैं, न इस देश की नब्ज को समझ पा रहे हैं, न तो वो राष्ट्रवाद को समझ पा रहे हैं, न ही वो भाजपा की जो
विकास की राजनीति को समझ पा रहे हैं और न जनता को समझ पा रहे हैं। सिर्फ वो समझ पा रहे हैं सारी नेगेटिविटी की जो बातें करनी है उनको, ईवीएम के ऊपर एलिगेशन लगाने हैं। और अगर ईवीएम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पहले जयवर्धन सिंह जो है रिजाइन करें, पहले जो कमलनाथ जी हैं उनको कांग्रेस से निष्कासित किया जाए कि उन्होंने जो है बीजेपी के साथ में पैक्ट करके अपने साथ जो उनके क्षेत्र के जो विधायक थे उनको जितवा लिया। तो पहले तो ये सारे काम करें आप, उसके बाद में फिर ईवीएम के ऊपर उंगली उठाएं। तो ईवीएम के बारे में बोलकर और कांग्रेसी अगर अपनी जो हार की खींच है उसको अगर ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक वही है कि हमको पता है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने के लिए गलत ये ख्याल अच्छा है। तो दिल बहलाने के लिए अगर ये दिल राजनीति में अगर आए हुए हैं तो दिल बहला के फिर 5 साल गुजार दें। वो उनकी हार के साथ साथ आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं घर में बैठ के सचिन जी, वो आप पर ये भी आरोप लगा रहा है कि आपके अपने लोगों को भी आपने हरवाने का काम किया है, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो चाहे कमल पटेल हो। देखिए ब्रजेश जी, क्या होता है कि अब अंकित जी जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा ही है, उसको ग्राउंड लेवल पे कुछ मालूम नहीं है। ये जो है एकदम से नेता बन जाते हैं, इनको मालूम ही नहीं है कि जब कोई मशीन जो है ईवीएम की मशीन जब लाई जाती है उसको एजेंट के सामने उसको टेस्ट कराया जाता है। एजेंट जो होते हैं उसके सामने उसका डेमो दिया जाता है, उसको सील किया जाता है, उसकी सील खोली जाती है, उसके बाद उसको रखा जाता है। और रिजर्व में भी ईवीएम की जो है मशीन्स होती हैं, किसी को उसकी कोडिंग नहीं मालूम होती है। तो इस तरह से जो है चुनाव आयोग ने पहले चैलेंज दिया था कि ईवीएम की जो मशीन्स है वो सारी मशीनों को आप हैक करके देखिए, दिखाइए हमें। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कांग्रेस ने, ये कभी गए नहीं वहां पर इस चैलेंज को हम काउंटर करेंगे। अब मैं 1 मिनट अंकित जी, मैं मेरी बात खत्म कर लेने दीजिए मुझे कि भाई आप जब चुनाव आयोग जब आपको चैलेंज देता है कि आप आइए और हैक करके दिखाइए इस मशीन को, तब आप जाते नहीं है। आपके जब आप कर्नाटका में जीतते हैं तब आप ईवीएम को उस पे उंगली नहीं उठाते हैं, जब हिमाचल में जीतते हैं तब आप ईवीएम पे उंगली नहीं उठाते हैं, जब तेलंगाना में जीतते हैं तो ईवीएम पे उंगली नहीं उठाते हैं। आप उंगली उठाते हैं जब आप करारी हार जब आपकी होती है किसी स्टेट में जहां पर आप जो है मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं। आपने एक झूठी सी हवा फैलाई थी इस प्रदेश में कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। नकुल नाथ ने तो 7 तारीख को जो है शपथ ग्रहण के लिए लोगों को आमंत्रित कर लिया था। तो अब जो है 7 तारीख को शपथ लीजिएगा, कमलनाथ जी को शपथ दिलाइएगा कि अब वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, दिग्विजय सिंह जी को शपथ दिलाइएगा कि अब वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन लोगों ने जो है इस जो प्रदेश है उसका बंटा ढार जो किया था उसका जो खामियाजा जो है सचिन जी, खाना पड़ एक रहा बात है तो और सही जनता है जवाब दे रही है। कि नकुलनाथ क्या सचिन जी, एक बात सही है कि नकुलनाथ ही शुभांकर हैं, जिन 6 नामों का उन्होंने ऐलान किया था वो सारे के सारे जीत गए। तो नकुलनाथ से ही उम्मीदवारों की घोषणा करवाना चाहिए, उन्हीं को तय कर देना चाहिए था। अंकित जी, शुभांकर तो हैं वो आपके लिए। मेरा एक बहुत संगीन सवाल है अपने साथी से, वर्मा जी से। क्या कोई भी मशीन जिस दिन मतदान होता है उस दिन वो मशीन में मतदान सुबह 7:30-7 बजे से चालू होकर शाम में 6 बजे तक होता है, वो मशीन लॉक होती है, फ्रीज होती है, वो मशीन 17 से 20 दिन बाद खुलती है, उस मशीन की बैटरी 99% चार्ज कैसे रह सकती है? ये जवाब भी मेरे को आपसे चाहिए है, ये जवाब आप दीजिए सचिन जी प्लीज। जी अंकित जी, अब अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट नहीं, मशीन हैक नहीं हो सकती है, ऐसा दावा आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो आप भी तो हैक करके दिखा नहीं पा रहे हैं ना अंकित जी। अंकित जी, आप भी तो हैक करके नहीं दिखा पा रहे, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, आप उसको आपके पास एक ऐसा हैकर नहीं है जो चैलेंज करे और सामने हैक करके दिखा दे। अंकित जी जो है आपकी जो है 65 सीटों के आसपास आप हैं, आप तो क्या है पहले सब त्यागपत्र दे दीजिए और बोलिए कि बैलेट बॉक्स से हमारा फिर से इलेक्शन करा दिया जाए, है ना। चलिए मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, दुबे जी से भी कमेंट्स ले लेता हूं। आ रहा हूं सचिन जी, लेके जवाब अंकित जी को पूरा मौका मिलेगा, आपको भी। देवदत्त जी, जिस तरह का माहौल था कांग्रेस कह रही वैसे परिणाम नहीं आए, तो क्या सिर्फ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए? और ईवीएम कितनी दोषी है? नेता दोषी नहीं है, ईवीएम दोषी है। देखिए, स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि एक बार इस बात पर
सभी दलों को सर्वदलीय बैठक बुलाकर चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब अधिकारी सब बैठ के एक बार तय कर दे कि मशीन में कुछ हो सकता कि नहीं, क्योंकि कभी चुनाव में इसकी बात उठती, कभी नहीं उठती। लेकिन वही उठती है ना दुबे जी, जहाँ हारते हैं, जहाँ जीतते हैं वहां नहीं उठती है। तो हारने वाला तो कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा ही। समीक्षा निष्पक्षता से करनी चाहिए ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था तो जाते हैक करके दिखाते, और इतना बड़ा दल है, कहीं से भी एक हैकर को लाके, एक मशीन लाके हैक करके दिखा सकते हैं, लेकिन नहीं। जो दल है, जो ये बोलता है हमको एयर स्ट्राइक को, आ रहा हूँ सचिन जी, आ रहा हूँ आपके पास, दुबे जी की बात हो जाने दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, चर्चा करते हैं, आरोप लगाए, जो राष्ट्र के मुद्दों पर भी आ रहा हूँ सचिन जी, प्लीज नहीं होता है। मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, आपको मौका मिलेगा। सचिन जी, दुबे जी की बात आ जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और आप और हम जब यहाँ चर्चा करते, आरोप लगाते, तो उस ग्रामीण मतदाता की मानसिकता पर असर सोचिए कि उस पर क्या असर होता होगा। उसको लगता होगा कि हमने जिसको वोट दी हमारी पार्टी इसलिए नहीं जीती कि क्योंकि मशीन में खराबी थी, या जो जीत गया उसको भी श्रेय नहीं मिल रहा है क्योंकि वो भी उनके नेता समझ रहे। तो इसी ईवीएम से यूपीए के चुनाव होते थे, कांग्रेस सत्ता में भी रही है, केंद्र में रही है, तो आज गड़बड़ी होने लगी, पहले नहीं होती थी। और जिन राज्यों में जीत रहे हैं अन्य दल के, एक मिनट चौकसे जी, देखो पूरा तंत्र है कांग्रेस के पास, उनके प्रत्याशी लड़े बूथ पर है। एक बार वो कुछ पोलिंग पे तो ऐसा कर ही सकते, हर विधानसभा में 5 पोलिंग ले लें और एक एक मतदाता से, मैं कहता हूँ कसम खिला के या जिससे भी कुछ ऐसे कह लें कि इतनी वोट पड़ी है, आप नकली मतपत्र छपवा लो, एक बार तय कर लो। क्योंकि इस चुनाव में ना, हम हर बार चुनाव में देखते हैं बहुत चीजें काम करती, केवल एक ये नहीं रहता, बहुत सारी जो हवा थी तो इससे तो रंजिश होगी ना। कोई भी अपना गोपनीय मत कैसे उजागर करेगा कि मैंने आप ही को दिया है। तो हमने देखा है मतदाता के पास कांग्रेस का भी जाता है, बीजेपी का भी जाता है, अन्य दल का भी जाता है, बोलता भैया हम आप ही को वोट देंगे। ये तो गोपनीय मतदान है ना, तो इससे तो चेक कैसे कर सकते हो आप? अरे वैसा नहीं, आप तो उसको बैलेट पेपर दे दो कि आप निशान लगा के इस डिब्बे में डाल दो, पूरे गांव का एक सैंपल ले लो, एक विधानसभा में एक एक गांव का जिसमें तुम्हें शक हो, और उनसे ये बार निवेदन कर लो कि आपने जो वोट दिया वही देना भैया। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका कहीं ना कहीं तो निराकरण होना चाहिए। मेरा जोर केवल इस पे है कि हर बार इसी पे नहीं। इसमें क्या होता है, हारने वाली अपनी और कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, और जीतने वाला उस कर्म को ही भूल जाता। वो तो कहता मशीन की दम पे जीते, वो कहते मशीन की दम पे हारे। ये बहुत, क्योंकि जिस तरीके से माहौल था, जो जिस तरह से लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसमें माहौल अलग था, परिणाम अलग आए। लेकिन एक बात एक बार मैंने सुनी थी, एक बड़े नेता ने कहा कि हवा कितनी भी तेज हो, यदि आपके पास पंप नहीं है तो ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। इसलिए माहौल के ऊपर खाली रहना डिपेंड, आपके लिए कार्यकर्ता चाहिए, मतदाता की मानसिकता अंतिम समय तक चाहिए। जब कांग्रेस का इतना माहौल था, आज से 3 महीने पहले तो 50-60 सीटें बड़ी मुश्किल से भाजपा की आ रही थी। ये संघ का सर्वे कह रहा था, सब कोई ये समझ रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत पनप गई है। ना जो आप कह रहे हैं, हवा तो थी लेकिन उनके पास पंप था, उनने अपनी दिशा में मोड़ ली। ये नहीं मोड़ पाए, हवा के रुख को समझ नहीं पाए या उसको मोड़ नहीं पाए, लोगों तक उतनी बात नहीं पहुंचा पाए। और अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ कर अंकित जी, क्या नेता अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच रहे हैं? क्या आप कोई सबूत क्यों नहीं देते कि साहब ऐसे गड़बड़ी हो जाती है? मैं आपसे बात शेयर करता हूँ। खंडवा जिले में 15 विधानसभा में जो प्रत्याशी कांग्रेस की चुनाव लड़ी, उसको एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 50,000 रुपए दिए। तो गांव जो था वो 700 वोटरों का गांव था। 50,000 रुपए जिस गांव ने चंदा इकट्ठा करके दिया, वो प्रत्याशी को उस गांव में 28 वोट मिले। इसका मतलब क्या है? मतलब गांव वाले भी ये नहीं समझ पाए हैं कि हमने जो पैसा जिस प्रत्याशी को दिया चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करके, चूंकि गरीब घर की प्रत्याशी की, वो हमारे गांव से चुनाव हार गई, जबकि गांव वालों ने वोट दिया है वहां जाकर के। ये केवल आरोप लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा उदाहरण मेरे पास भी है। 2018 में एकमात्र तीसरा दल का कोई व्यक्ति जीता है, एकमात्र, वो झोपड़ी में रहता है, उसकी माँ नौकरी करती है, मतलब मजदूरी करती है, और वो जीत गया 4000 से। 230 में से लगभग 80-90 सीटों के ऊपर ऐसी मैनेजमेंट सेटिंगें बिठाई थी जहां पर वो श्योर थे कि यहाँ बड़े मार्जिन से चुनाव हारेंगे। उन 80-90 सीटों में
सारे बड़े दिग्गज भी शामिल थे, चाहे वो आप सावेर ले लो, चाहे आप वो जयवर्धन सिंह जी की सीट ले लो, चाहे आप वो जीतू पटवारी जी की सीट ले लो, चाहे आप खंडवा ले लो, चाहे आप मांधाता ले लो, या आप अलीराजपुर ले लो। इन सारी जगहों पे जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट बड़े अंतरों से जीतते आए हैं, इनको बिल्कुल बाइफरकेट करके मैनेज किया गया और इनमें कहीं ना कहीं सेटिंग बिठाई गई और परिणाम ये रहा कि हम 4000 वोट से जीते और कहीं तो हम बड़वानी जैसे क्षेत्र में 17 वोट से जीते, जो पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन रहे 17 वोट से वो चुनाव तो पिछली बार भी ऐसे ही कसमकस से जीतते हैं, हर बार उनका रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो ज्यादा अंतर नहीं होता, कई बार वो पीछे हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, फिर जीत जाते हैं आखिर में। नहीं ब्रजेश जी, इनने लीडरशिप को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया है। लीडरशिप को और कांग्रेस को खत्म करने का जो उनका सपना था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, उसकी ओर अग्रसर होना चाह रहे हैं, लेकिन ये अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। और मैं आपको निश्चित तौर पे बता रहा हूं कि ये देश में प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या पहले इन्होंने 2018 में विधायकों की खरीद फरोख्त करके की थी और आज इनने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करके जनादेश को ठुकराने का काम किया है। और ये आने वाले देश के लिए कहीं हमारा देश मतलब गलती आपके नेताओं की गलतियां कुछ नहीं है, जो दुबे जी कह रहे हैं असल चीज से भटकाना चाहते हो आप, सिर्फ ईवीएम को, बाकी भी जिम्मेदारी लो ना। नहीं, जिम्मेदारी निश्चित तौर पे देखिए, जनादेश जो है वो हमको स्वीकार है, लेकिन इस तरह से जैसे अंकित जी आप उनका जो भी लीडरशिप है उसे खत्म करना चाहते हो, या तो ईवीएम से खत्म कर देते हो या अपने पाले में ले आते हो, इस तरह से कांग्रेस मुक्त करोगे आप? खत्म तो नहीं होगी और ये कांग्रेस अबे आप ही ने कहा है कि टारगेट किया गया है जो सेकंड लीडरशिप थी, आप ही के शब्दों में, तो खत्म करने की कोशिश ही है ना अंकित जी। तो खत्म नहीं कर पाएंगे ना। जिस जगह से कमलनाथ जी 60,000 वोट से चुनाव जीतते वहां भी ईवीएम की सेटिंग की थी, लेकिन फिर भी 31,000 पे आ गए। जहां कांग्रेस बड़े मार्जिन से चुनाव जीतती है वहां कितनी भी सेटिंगें कर ले, वहां पर कांग्रेस चुनाव जीती है, बड़े अंतरों से नहीं तो छोटे अंतरों से। मतलब मशीन भी फेल हो जाती है वहां पे, इनकी सेटिंग वहां भी नहीं चलती, ज्यादा मार्जिन। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कुल मिला के, बस मुझे इतना पता है। आप तो क्या है कि पिटीशन लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि हम तेलंगाना में री इलेक्शन कराना चाहते हैं और इस बार जो है बैलेट पेपर से जो है इलेक्शन कराया जाए। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दे दीजिए ये पिटीशन, हम तेलंगाना में दे देते हैं। हम जीते हुए हैं अंकित जी, परेशानी आपको है, जिसको परेशानी है वही आएगा ना। देखिए हमको तो परेशानी है, लेकिन हमारा तो सवाल आपकी परेशानी का सोल्यूशन आपको निकालना है, क्योंकि आपको जनता को जवाब देना है। आपका जब वचन पत्र जो आपने जारी किया था तब आपने ये बोला था कि हम गंगा जल और जो है नर्मदा जल लेके जाएंगे जनता के बीच में। ऐसी नौबत क्यों आ गई थी अंकित जी? इसलिए आ गई थी कि जनता में आपका झूठ जो है स्थापित हो चुका है कि आप झूठे वादे करते हैं, आप कभी विकास की बात नहीं करते हैं। और अंकित जी आप चौकीदारी भी ढंग से नहीं कर पाए, ईवीएम की चौकीदारी कर रहे थे रात भर शिफ्ट में, इंटरनेट पे रह गई है, इंटरनेट पे रह गई है कांग्रेस। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का कार्यकर्ता फील्ड में नहीं रह गया है, बूथ पे नहीं है कांग्रेस, इस तथ्य को स्वीकारिए। हमारे जो कार्यकर्ता है जो 24 घंटे 7 दिन जो फील्ड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ में रहते हैं और जो है बूथ पे खड़े होते हैं सजग शहरी की तरह। लेकिन अंकित जी आप तो चौकीदारी कर रहे थे ना, चौकीदारी कर रहे थे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में थे, फिर भी आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी कर दी। हमको क्या पता था? मतलब अब खुद की चौकीदारी पे भरोसा नहीं है, खुद के लोगों पर। हमको नहीं पता था ना हमारे देश का चौकीदार चोर है। तो वहाँ तो आप चौकीदारी कर रहे थे ना, चौकीदार चोर है, मतगणना स्थल के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर तो आप थे ना। अंकित जी आगामी सारे चुनाव जो है उसका बहिष्कार कर दीजिए। चलिए सचिन जी, अंकित जी माफी चाहता हूँ, चर्चा को यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आमतौर पर होता है या हर बार होता है, जहाँ कांग्रेस हारती है कह देती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन जब चुनाव आयोग चैलेंज देता है तो कोई भी कांग्रेस का नेता उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता और वहाँ जाता भी नहीं है कि ईवीएम को हैक करके दिखा दे। तो ये असमंजस या भ्रम फैलाने के पीछे क्या वजह है? क्या कांग्रेस के नेता जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, खुद की गलतियां नहीं स्वीकार कर रहे हैं? और यदि इसी तरह से समीक्षा करते रहेंगे तो कमजोरियां कब पता चलेंगी? ईवीएम पर ठीकरा फोड़ो और निकल जाओ, इससे क्या फायदा है कांग्रेस को? बल्कि उल्टा जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए, तब कहीं जाकर आप मुकाबले में आएंगे। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।